हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ठीक है बच्चों, अपना फर्स्ट पेपर क्रिया शरीर का हो चुका है। आज अपन देखेंगे अपने क्रिया शरीर का सेकंड पेपर कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हमने लास्ट 10 ईयर की PYQ सीरीज बना रखी है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे ये क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस का आइडिया आपको लास्ट PYQ सीरीज से हो जाएगा। अब अपन इसमें देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। ये देखो आप ही की यूनिवर्सिटी का पेपर है जो आपके सीनियर्स में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अपन देखेंगे पहले तो फर्स्ट अपने 20 MCQ, फिर अपन देखेंगे 8 अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 4 अपन सॉल्व करेंगे अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना 20 MCQ। तो फर्स्ट MCQ देखो क्या है यहाँ पे, आर्तव उपधातु है। आर्तव किसकी उपधातु है? तो देखो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो अपना सेकंड पेपर होता है इसमें धातु, उपधातु, मल और अपना जो ओज है, ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हर एक धातु का उपधातु और उसका मल, ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये MCQ में भी आता है और आपसे बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये उपधातु और मल आप सभी धातु का एकदम कंठस्थ याद कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आर्तव का आर्तव किसकी उपधातु है। तो देखो अपन ने देखा था अपनी रस धातु होती है। रस धातु की उपधातु क्या होती है, एक तो होती है अपनी स्तन्य और एक होती है अपनी आर्तव। तो अपनी क्या हो गई, आर्तव किसकी उपधातु हो गई, अपनी रस धातु की। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है आश्रय आश्रय भाव संबंध है। तो देखो आश्रय आश्रय भाव जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 5 नंबर में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और MCQ में तो ये पूछ लिया ही जाता है, इसलिए आश्रय आश्रय भाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। ठीक है, तो देखो आश्रय तो वो होता है जो, ऐसे कि अपन मान ले आश्रय तो अपना घर हो गया और आश्रय कौन हो गए, अपन हो गए जो उसके अंदर आके रहते हैं। तो आश्रय अपना घर हो गया और आश्रय जो उसके अंदर आके रह रहा है वो हो गया। ठीक है, तो अपन जनरली क्या मानते हैं, आश्रय और आश्रय। तो देखो जो औषधि मतलब कि जो भी अपनी औषधियाँ वगैरह होती हैं, जो भी निदान होते हैं, जो आश्रय को बढ़ाएगा वो किसको बढ़ाएगा, आश्रय को भी बढ़ाएगा। मतलब कि आश्रय बढ़ेगा तो अपना आश्रय भी बढ़ेगा, आश्रय कम होगा तो अपना आश्रय भी कम होगा। मतलब कि जो मेन स्थान है वो कम होगा तो जो उसके अंदर रह रहा है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो जैसे अपन देखें कि जो वात है वो कहाँ रहती है, वो रहती है अपनी अस्थियों के अंदर। ठीक है, तो अपन देखें वात का स्थान क्या है, अस्थि। जो अपना पित्त है उसका स्थान क्या है, अपना श्वेत और रक्त। ठीक है, और अपना जो कफ है उसका स्थान क्या है, जो अपनी बची हुई जो धातुएं हैं, रस, रक्त इसमें आ गया तो मांस, मेद, अस्थि, अस्थि अपनी वात में आ गई, मज्जा और अपना शुक्र। तो ये इससे क्या होंगे, कफ बढ़ेगा तो अपनी रस, रक्त आदि ये जो भी धातुएं हैं, रस, मांस, मज्जा, शुक्र, ये भी बढ़ेंगी। कफ कम होगा तो ये भी कम होंगी। पित्त बढ़ेगा तो अपना श्वेत और रक्त भी बढ़ेगा, श्वेत और रक्त बढ़ेंगे तो अपना पित्त भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे वात और अस्थियों में ये नियम लागू नहीं होता। अगर वात बढ़ेगा तो अस्थियों का वर्धन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बट ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आ तो अपने आश्रय आश्रय भाव के अंदर ही आ रहा है। तो वात और अस्थि में भी आश्रय आश्रय भाव संबंध होता है, रक्त और पित्त में भी होता है। तो आंसर क्या जाएगा अपना, A और B दोनों। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रक्त क्षय का लक्षण है। जो अपना रक्त होता है अगर उसकी कमी हो गई तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, त्वक पारुष्य, मतलब कि अपनी जो त्वचा है उसमें क्या आ जाएगी, परुषता, मतलब कि कठोरता आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अम्ल शीत प्रार्थना, मतलब कि अम्ल चीज़ें, खट्टी चीज़ें खाने की अपन को वो होगी, इच्छा होगी। शीत मतलब कि ठंडी चीज़ें खाने की अपन क्या होगी, इच्छा होगी। बिल्कुल सही बात है। शीरा शैथिल्यम, शीराओं में क्या हो जाएगी, शिथिलता आ जाएगी। तो ध्यान रखना रक्त क्षय से तो अपना क्या होता है, शीरा शैथिल्यम। ठीक है, मांस से अपना क्या होता है, धमनी शैथिल्यम। ठीक है, तो ये दोनों MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीरा शैथिल्यम किस में होता है और धमनी शैथिल्यम किस में होता है। तो बच्चे इसमें मेनली क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ऐसे याद रखना RS और MD। M मतलब मांस में धमनी शैथिल्य, रक्त में शीरा शैथिल्य, तो RS MD आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इसमें देखो त्वक पारुष्य भी होता है, शीरा शैथिल्यम भी होता है, अम्ल शीत प्रार्थना भी होती है। तो ऑप्शन क्या जाएगा अपना, ऑल ऑफ
30। ठीक है बच्चों। फिर शब्द अर्ची जल संतान, संतानवत, ये गति हैं। तो देखो शब्द अर्ची जल संतान ये सब किसकी गति होती है? ये होती है अपनी रस धातु की, जो अपन ने अपने फर्स्ट धातु है उसी के अंदर ये पढ़ लिया होता है। तो आंसर जाएगा अपना रस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्तन्य का मात्रा प्रमाण है। स्तन्य मतलब कि जो अपना मातृ दुग्ध होता है उसका मात्रा प्रमाण क्या होता है? तो देखो इनका प्रमाण ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी धातु का क्या प्रमाण होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो उपधातु, मल, प्रमाण, क्षय वृद्धि लक्षण और सार के लक्षण, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो स्तन्य का जो मात्रा प्रमाण होता है वो क्या होता है? 4 अंजलि। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्रम परिणाम पक्ष न्याय है। तो जो क्रम परिणाम पक्ष दूसरा नाम किसका है अपना? क्षीर दधि न्याय का मतलब कि क्रम से जो उत्तरोत्तर धातु हैं उनका क्या हो रहा है? पोषण हो रहा है। जैसे कि अपन देखें कि इसका दूसरा नाम क्या है? क्षीर दधि न्याय। क्षीर मतलब कि जो अपना दुग्ध होता है, दूध होता है, उसको करने पर सबसे पहले क्या बनता है? अपना दधि बनता है। दधि से क्या बनेगा? अपना मक्खन बनेगा। और मक्खन के बाद क्या होगा? अपने घी का निर्माण होगा। तो ये क्या हो गया? अपना उत्तरोत्तर निर्माण हो गया। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? अपना क्षीर दधि न्याय। ठीक है, क्रम से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मज्जा वृद्धि का लक्षण है। तो देखो यहाँ पे क्या क्षय का लक्षण पूछ रहे हैं या वृद्धि का लक्षण पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे रक्त क्षय के लक्षण थे, यहाँ पे मज्जा वृद्धि के लक्षण हो गए। मज्जा मतलब कि जो अपनी बोन मैरो होती है, बोन मैरो का जो अगर आपकी बोन मैरो में वृद्धि हो गई तो उसके लक्षण क्या होंगे? पर्व भेद मतलब कि जो अपने जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या हो जाएगा? भेदन मतलब चुभने जैसी पीड़ा होने लग जाएगी। ठीक है। सर्व अंग नेत्र गौरवम, सारे अंग और नेत्र में क्या हो जाएगी? गौरवता मतलब कि भारीपन आ जाएगा। ठीक है। अस्थि शूल, अस्थियों में क्या होने लग जाएगा? शूल मतलब कि पेन। तो ये सब क्या हो गए? मज्जा वृद्धि के लक्षण हो गए। तो आंसर क्या जाएगा अपना? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट अपना ओज क्षय का कारण। ओज क्षय, ओज से आप क्या मान सकते हो? ओज से मतलब कि अपनी जो व्याधि क्षमत्व मतलब कि जो अपनी इम्यूनिटी होती है, अपनी इम्यूनिटी के क्षय में कारण मतलब अपनी इम्यूनिटी कमजोर कैसे हो जाएगी? अभिघात, चोट लगने से। अगर अपन को मान लो कोई चोट लग गई तो उससे क्या हो जाएगा? अपनी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। क्रोध, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उससे भी अपना क्या हो जाएगा? ओज का क्षय हो जाएगा। अनशन, आप कोई आहार ग्रहण ही नहीं कर रहे हो तो उसमें भी क्या आ जाएगी? आपकी इम्यूनिटी, अपन बोलते हैं ना हमें तो वीकनेस आ गई, हमारी इम्यूनिटी में लो लेवल हो गया। तो ये सब किसके कारण होते हैं? अपने ओज क्षय के। तो आंसर क्या जाएगा अपना? ऑल ऑफ दीज। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ज्ञान का भाव एवं अभाव लक्षण है। जो अपना ज्ञान होता है, ज्ञान का होना और ज्ञान का नहीं होना सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? ये करता है अपने मन पे। देखो मान लो जैसे कि अपन समझते हैं कि अपन क्लास में बैठे हैं, अपन क्लास में बैठे तो हैं, अपना पंचभौतिक शरीर तो क्लास के अंदर बैठा है, पर जब तक हमारा मन ही नहीं है उस चीज़ को सुनने का कि टीचर अपना क्या पढ़ा रहा है तो आपको ज्ञान का अनुभव होगा ही नहीं। और आप चाहते हो कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो मुझे उसका सब कुछ ज्ञान हो, तो उसका आपका क्या होना चाहिए? मन होना चाहिए। आपके पंचभौतिक शरीर के साथ साथ कोई कार्य ग्रहण करने के लिए आपका उसका क्या होना चाहिए? मन से सम्मोहित होना चाहिए। तो आपका कोई भी ज्ञान होना नहीं होना किस पे डिपेंड करेगा? आपके मन के ऊपर। ठीक है। अपन बोलते हैं ना मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं है, तो आपका शरीर होते हुए भी आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। ये सब किस पे डिपेंड करेगा? आपके मन पे। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आत्मा का लक्षण है। जो अपनी आत्मा होती है उसका लक्षण क्या होता है? देशांतर गति स्वप्ने मतलब कि जो देश अनेक अनेक देशों में क्या करती है? गति करती है। अब ऐसे नहीं कि आत्मा एक देश से दूसरे देश जा रही है, इसका मतलब ये है कि एक मतलब शरीर से दूसरे शरीर में जाना। ठीक है। पंच तत्व ग्रहण मतलब कि पंच जो चीज़ें होती हैं पंच महाभूतों से उत्पन्न, उन चीज़ों को क्या करना? ग्रहण करना। स्मृति, ये क्या करना? अपने रिकॉलिंग जो पावर होती है, मेमोरी पावर, उसको ग्रहण करना। ये सब किसके लक्षण? अपने आत्मा के। तो आंसर क्या जाएगा अपना? सभी। तो जो अपना एक श्लोक है ना, प्राण पानो निमेषदा जीवनम मनसो गति, वो वाला श्लोक आप एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है बच्चों, जो आपके पदार्थ में भी काम आता है, जो आपकी क्रिया में भी काम आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो अपना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है? देखो या तो वो कमी होती है किसकी? जो अपना B12 विटामिन B12 होता है उसकी कमी से, या फिर अपने फोलिक एसिड की कमी से। तो इसमें आंसर अपना क्या जाएगा? विटामिन B12। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट अपना क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट इज। जो अपना फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर होता है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपने क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं। फिर एक जो ट्रिक है जो हमने वहाँ पे वीडियो लेक्चर में हम आपको करवाएंगे, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। जो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर होता है वो होता है अपना फाइब्रिनो
जन। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो मेनली किसके होते हैं, वो होते हैं अपने मेनली ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन से वो क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं। ठीक है, मसल्स फैटिक सेट इन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मसल फैटिक। मसल फैटिक मतलब कि जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें क्या आ जाना, स्टिफनेस आ जाना, वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है मेनली एटीपी के नहीं। एटीपी क्या होती है, वो होती है अपने एटीपी मतलब कि अपना एनर्जी प्रोडक्शन। जब अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो अपनी मसल्स में क्या आ जाएगी, फटीकनेस आ जाएगी, मतलब कि उनमें स्टिफनेस आ जाएगी, जकड़ाहट आ जाएगी, स्पास्म हो जाएगा। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, अपने एटीपी के अवेलेबल नहीं होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मिनरल रिस्पॉन्सिबल राइगर मोर्टिस। तो देखो जो मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस देखो, राइगर का मतलब ही क्या होता है, राइगर मतलब रिजिडिटी और मोर्टिस मतलब कि अपनी मृत्यु। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, राइगर मतलब रिजिडिटी, मोर्टिस मतलब कि मृत्यु, मतलब कि अपनी जो डेथ के बाद में जो अपनी बॉडी में क्या आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। अपन देखते हैं ना, जो अपन जब कोई पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी जैसी होती है वो उसी पोजीशन में हो जाती है, मतलब कि उसकी मसल्स में क्या आ जाती है, जकड़ाहट आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, मतलब वो जिस पोजीशन में होता है उसके हाथ पैर उसी पोजीशन में हो जाते हैं। तो किस मतलब कि मिनरल के रिस्पॉन्सिबल की वजह से होती है, तो वो होते हैं अपनी कैल्शियम आयन की वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल। मतलब कि जो हमारी ईच वेंट्रिकल होती है उसमें से नॉर्मल ब्लड होता है वो कितना इजेक्ट होता है, तो वो देखो वो होता है अपना 70 ml। नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 70 ml। इसमें कोई नॉर्मल 70 ml ही होती है, इसमें कोई मैथ वाला लॉजिक नहीं है कि ये 70 कैसे आएगी। जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो ईच वेंट्रिकल की 70 ml ही होगी। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज स्लोवेस्ट इन। मतलब कि जो अपना ब्लड फ्लो होता है उसमें से जो ब्लड फ्लो होने की कैपेसिटी होती है वो सबसे कम किसके अंदर होती है, मतलब कि जो अपना ब्लड फ्लो होगा वो सबसे कम जिसकी स्पीड होगी वो किसमें होगी, तो वो सबसे कम होती है अपनी कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इन स्पर्म प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। जो अपना स्पर्म होता है उसके अंदर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो अपने कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो देखो जैसे ये अपना स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म के ऊपर जो अपना ये कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपना एक्रोजोम। इस एक्रोजोम के अंदर ही क्या होते हैं, अपने हाइड्रो एल्यूमिनेडेज ये और अपने बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपनी ओवम होती है उसकी जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा लेयर उसको पेनिट्रेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया अपना स्पर्म का वर्क हो गया। और ये कहाँ पे होते हैं, एंजाइम से होते हैं अपने एक्रोजोम में, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंजाइम जो अपने स्पर्म होता है उसके हेड के ऊपर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन इज। जो अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं अपने ह्यूमन बॉडी में वो किस फॉर्म में होते हैं, तो मेनली फॉर्म में होते हैं यूरिया की फॉर्म में। ठीक है, कि मतलब जो अपना वेस्ट होगा जो अपनी बॉडी से क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो उसमें मेनली जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट होंगे वो मेनली होगा अपना यूरिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है किडनी आर वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन। जो किडनी होती है वो अपना एक मेन ऑर्गन होता है बॉडी का, क्योंकि वो किस में हेल्प करता है, तो देखो ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब कि जो अपने बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, अपना जो एसिड बेस बैलेंस है उसको भी रेगुलेट करता है, सही बात है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको क्या करता है, अपने बॉडी से रिमूव करता है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो गए, अपने तीनों के तीन ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या जाएगा अपना ऑल ऑफ दीज। तो ठीक है बच्चों, ये तो हो गए अपने 20 एमसीक्यू की बात। ठीक है, इसके बाहर से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये ही एमसीक्यू आएंगे, इसके जैसे एमसीक्यू आएंगे। मतलब कि आपको पूरा एक फॉर्मेट पता चल गया कि एग्जामिनर हमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होंगे, मतलब कि बच्चों के जो अपन देखते हैं ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो अपने आने वाले पेपर्स में बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स का आंसर एक का भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है, सबके आंसर देख के जाने हैं, सब कुछ सोल्व करके जाना है। ठीक है बच्चों, और आपको अगर आपका ये फेवरेट चैनल पसंद आ रहा हो आयुर्वेदिक फ्यूचर चैनल, और आपकी मैम जो आपको पढ़ा रही हैं वो आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपके सभी फ्रेंड्स को क्या करना है, इसको सर्कुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो अपन अब देखेंगे अपना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
चरक के मत अनुसार सप्त धातुओं के मल और उनकी उपधातुओं का नाम उल्लेख करें। अब देखो 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, आपको पेज लिमिट पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन तो आप बोलोगे कि हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ 5-6 लाइन का है, हम 2 पेज कहाँ से भरेंगे। बच्चों आपको क्वेश्चन को एक फॉर्म में, एक फॉर्मेट में, हर चीज़ में लिखना आना चाहिए। एग्जामिनर जितना फॉर्मेट में लिखोगे तभी आपको नंबर देगा, ठीक है। तो देखो चरक के अनुसार अपनी जो 7 धातुएं होती हैं, 7 धातुएं कौन सी अपनी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी उपधातु कौन कौन सी होती हैं, इनके मल कौन कौन से होते हैं। तो आपको वही बताना है। देखो जैसे आपकी रस धातु हो गई, रस धातु की उपधातु कौन सी हो गई अपनी, स्तन्य और आर्तव, इसका मल क्या हो गया अपना कफ। वैसे ही रक्त का सीरा और कंडरा, इसका मल हो गया पित्त। मांस का अपना वसा और क्षय, त्वचा, और इसके मल क्या हो गया खंबल, मतलब कि नाक कान आदि जो छिद्र होते हैं उनसे निकलने वाला जो मल होता है वो, ठीक है। मेद की उपधातु क्या हो गई अपनी स्नायु, और इसका मल क्या हो गया श्वेत, ठीक है। वैसे अपनी जो अस्थि होती है, अस्थि की उपधातु अपनी कुछ भी नहीं होती है, इसका क्या होता है केश और लोम इसके मल होते हैं, ठीक है। वैसे मज्जा की, शुक्र की कोई उपधातु नहीं होती, शुक्र का कोई मल भी नहीं होता है, ठीक है। मज्जा का क्या होता है अपना नेत्र, और जो अपना मल मतलब कि पुरुष जो होता है वो, और क्षय, त्वचा, इन सबकी जो स्निग्धता होती है उसको अपन क्या मानते हैं, अपनी जो मज्जा धातु है उसका मल। तो देखो आपको यही सारा बताना है, इसका आपके बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इनका फंक्शन क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वसा एवं मज्जा में अंतर स्पष्ट करें। तो देखो बच्चों वसा क्या होता है आपका फैट, और मज्जा क्या होती है आपकी बोन मैरो। तो वसा के बारे में और मज्जा के बारे में आपको 5 से 6 डिफरेंस लिखने हैं, इनका क्लिनिकल लिखना है, इनकी प्लेस क्या क्या होती है, ये क्या क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन, इनका क्लिनिकल, इनके कहाँ का डिपोजिशन होता है ये बताना है। तो जो अपना मेनली फैट होता है, फैट का डिपोजिशन कहाँ होता है, फैट एक एडिपोज टिश्यू होता है जो अपनी विनीतता, अपनी सबक्यूटेनियस लेयर उसके प्रेजेंट होता है, और क्या करते हैं एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, ठीक है बच्चों। इसके फंक्शन क्या होंगे, इसके क्लिनिकल क्या होंगे, हमने सिर्फ आपको आइडिया दिया है, इसका आपको पूरा बताना है, ठीक है। फिर जो मज्जा होती है, मज्जा को अपन क्या बोलते हैं अपनी बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होती है अपनी, बोन मैरो अपना एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो क्या प्रोडक्शन करता है, अपना ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। फिर इसका क्लिनिकल लिखना आपको, इसके फंक्शंस लिखने हैं, ये सारी चीजें आप लिखोगे तो आपके 2 पेज मतलब कि आगे पीछे 2 पेज मतलब 1 पेज आपका आराम से भर जाएगा। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अस्थि के प्रकारों का सह उदाहरण वर्णन करें। अब देखो जो अपने अस्थि के प्रकार होते हैं जो अपने क्रिया शारीर में पढ़ रखे हैं, रचना शारीर में अस्थि के प्रकार, वही हमने कौन से तरुण, वल्य, नलक, दंत अस्थि, रुचक अस्थि जो कहाँ होती है अपने दांतों में होती है, ये सब कुछ अब इनके प्रकार लिखने हैं और इनके क्या क्या बताने हैं, इनके एग्जाम्पल बताने कि दंत जो अपनी रुचक अस्थि होती है वो अपने दांतों में होती है, नलक अस्थि कहाँ होती है, वल्य अस्थि कहाँ होती है, सब कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल सहित बताना है। शुरू करना अस्थि से कि अस्थि आखिर होती क्या है, ठीक है। फिर आप करके अस्थि के प्रकारों पे पहुंचना, फिर उसके उदाहरण लिखना, ठीक है। ये एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पेपर लिखने का जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रक्त व स्रोतस के मूलों का नाम उल्लेख करते हुए रक्तसार पुरुष के लक्षण लिखें। तो देखो रक्त व स्रोतस कौन कौन से होते हैं अपने, रक्त व स्रोतस होते हैं अपने यकृत, प्लीहा और जो अपनी रक्तवाहिनी धमनियाँ होती हैं वो, ये इसके मूल हो गए। फिर इसमें आपको क्या लिखना है, इनके नाम बताने हैं। फिर रक्तसार जो पुरुष होता है वो कैसा होता है उसके बताने, उसके नख, मूत्र, जो नख होते हैं, नेत्र होते हैं, जो अपने पैर होते हैं, तलवे होते हैं, ये सब कैसे होते हैं रक्त वर्ण के होते हैं, वो सुकुमार होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है। जो रक्तसार पुरुष के जो जो भी लक्षण होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन प्लाज्मा, व्हाट इज कंपोजिशन, मतलब कि प्लाज्मा क्या होता है और उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो देखो प्लाज्मा क्या होता है, वो एक अपना लिक्विड कंपोनेंट होता है किसका, अपने ब्लड का, जो स्ट्रो कलर का होता है, और एक विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है बच्चों। जो क्या अपना जो ब्लड होता है उसकी 55% ऑफ वॉल्यूम क्या होती है अपना प्लाज्मा होता है, ठीक है। फिर आपको इसको पूरा इलोबरेट करना है, प्लाज्मा के बारे में बताना है, फिर इसका कंपोजिशन बताना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो कंपोजिशन वही अपना 90 से 92% तो क्या होता है अपना वाटर होता है, और 8 से 10% अपने जो अदर सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आपके प्रोटीन हो गए, एंजाइम्स हो गए, बाकी की चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका व्हाट इज एनीमिया एंड व्हाट इज इट्स इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, मतलब कि एनीमिया होता क्या है और इसका इटियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है। तो देखो एनीमिया क्या हो गया, नॉर्मली अपना जो हीमोग्लोबिन लेवल है ब्लड का वो नॉर्मल से कम आ जाना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे अपना
एनीमिया बोलेंगे, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपना पांडुबी बोलते हैं, ठीक है। तो एनीमिया को अपन पांडुबी बोलते हैं, और एनीमिया का मतलब जो अपना हीमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मल ब्लड से कम आ जाना, उसको अपन बोलेंगे, ब्लड लेवल कम हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। अभी किस किस कारणों से होता है इसके एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताना है। जैसे कि अपन इम्पेयर्ड आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब कि जितने आरबीसी का प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जितना उनका प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन उनका हो ही नहीं पा रहा है, एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण मतलब कि इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, मतलब कि अपने आरबीसी इतने बन नहीं रहे हैं जितने अपने डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, मतलब कि जितने उनमें कमी हो रही है वो अपने कम हो रहे हैं, इतने बन नहीं रहे हैं, इससे दुगने क्या हो रहे हैं, अपने डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है। या फिर ब्लड लॉस, किसी भी कारण से अपनी बॉडी से क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। जैसे कि मान लो अपन में आघात हो गया, चोट लग गई, अपन को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, अपना एक्सीडेंट हो गया, तो उससे भी अपने क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मतलब कि अपना ब्लड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो अपनी बॉडी में क्या हो गई, ब्लड की कमी हो गई। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। तो देखो, अगर क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न से आया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मॉडर्न लिखनी है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में यही एक चीज़ मेन है। अगर क्वेश्चन मॉडर्न से आया है तो आपको उसमें आयुर्वेदा भी लिखनी है, अगर आयुर्वेद से आया तो उसको मॉडर्न से भी आपको रिलेट करना है, तब भी एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है बच्चों। तो देखो डेफिनेशन, इम्यूनिटी की डेफिनेशन वही, किससे रिलेट करोगे आप इसको, ओज से। ओज ही अपना क्या होता है, इम्यूनिटी होती है, तो आप इसको थोड़ा मॉडर्न में लिखना। इम्यूनिटी क्या होती है, मतलब कि हमारे शरीर की व्याधि क्षमता, मतलब कि इम्यूनिटी एक ऐसी फॉर्मेशन होता है जिससे अपनी जो बॉडी होती है वो प्रिवेंट करती है खुद को, हार्मफुल जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं उनके खिलाफ क्या डेवलप कर लेती है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, ताकि उसको हार्म ना हो, ठीक है। तो इसका आपको पूरा वो बताना है कि कैसे पैसिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, फिर इसका इम्यूनाइजेशन, सब कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। फिर इसको आपको ओज से रिलेट करना पड़ेगा कि ओज को आप क्या बोलते हो, ओज 6 के लक्षण क्या होते हैं, ओज वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, डिस्क्राइब सेमन एंड इट्स कंपोजिशन, मतलब कि सेमन क्या होता है और इसका कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है। तो सेमन देखो क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, जो क्या होता है, जो ह्यूमन मतलब कि अपने मेल जो क्या होता है, सिक्रेट होता है, और किस में काम आता है, अपने प्रोटेक्शन में एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, मतलब कि जो अपना स्पर्म होता है, मतलब कि शुक्र धातु, उससे आप किससे रिलेट कर सकते हो, सेमन को आप अपने शुक्र धातु से रिलेट करके लिख सकते हो। थोड़ा बहुत शुक्र धातु का भी आप इसमें लिख सकते हो कि क्या क्या ये काम आता है। जो अपना स्पर्म होता है उसका नरिशमेंट करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें कंपोजिशन क्या हो जाएगा इसका, सेमन किससे होगा, अपने टेस्टिकल से होगा, फ्लूइड किससे सिक्रेट होगा, अपने सेमिनल वेसाइकल से और अपने प्रोस्टेट ग्लैंड से, और कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, ये इसमें अंदर आएंगे, वो पूरा आपको इसमें समझाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये देखो अपनी हो गई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात। अब अपन सोल्व करेंगे अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देखो आपकी कौन सी धातु आ गई है, रस धातु की उप धातु का विस्तृत वर्णन करें। तो देखो इसमें जो रस धातु है उसकी उप धातु कौन सी होती है, वो होती है अपनी स्तन्य और अपनी आर्तव। इसका आपको विस्तृत वर्णन करना है, मतलब कि 10 नंबर में। तो 5 नंबर में आपको आपकी स्तन्य समझानी है, मतलब कि स्तन्य का प्रमाण क्या होता है, उसके 6 वृद्धि क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, शुद्ध स्तन्य के लक्षण क्या होते हैं, स्त्री जो मातृदुग्ध होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, वो सबको समझाना है। फिर अपना आर्तव, आर्तव काल कितना होता है, ठीक है, उसमें आपके आर्तव के 6 से क्या लक्षण आ जाएंगे, आर्तव की वृद्धि से क्या लक्षण आ जाएंगे, ठीक है। पूरा आपको इसमें पूरी धातु स्तन्य और आर्तव के बारे में आपको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओज की उत्पत्ति, गुण एवं कर्मों का उल्लेख करते हुए ओज विकृति का विस्तृत वर्णन करें। देखो ऊपर आपसे पूछा है इम्यूनिटी, नीचे आपसे पूछा है ओज। तो ओज पूछा है तो आप इसमें क्या लिखोगे, इम्यूनिटी को भी थोड़ा बहुत समझाओगे। तो ओज की उत्पत्ति मतलब कि अपनी ओज होता है उसकी उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, उसके गुण क्या होते हैं, जो 10 गुण होते हैं उसको आपको समझाना है, ठीक है। ओज के कर्म क्या क्या होते हैं, मतलब अपन को हर्षता देना, उल्लास देना, अपन को स्निग्धता देना, ये सब किसके गुण हो गए, अपने ओज के गुण हो गए, ठीक है। फिर अगर ओज की विकृति हो गई, मतलब ओज 6 हो गया, अपनी इम्यूनिटी का लॉस हो गया, तो अपन को क्या क्या हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो ओज जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है मेनली। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मल का महत्व का वर्णन करते हुए आयुर्वेद मूत्र निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख करें।
देखो मलों का महत्व बताना है। मल क्या होते हैं अपने, जो अपन को अपने शरीर में धारण नहीं करने चाहिए। अधारण्य वेग के अंदर भी अपन ने किसका वर्णन किया, अपने जो मल होते हैं कौन कौन से, मूत्र, पुरुष, स्वेद, इनका अपने क्या होता है, अगर अपन इनको धारण करेंगे तो अपने कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन से व्याधियां हो सकती हैं, अपन को इनको धारण क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपको पूरा बताना है। मलों का महत्व कि इनको धारण करने से क्या होगा, नहीं धारण करने से क्या होगा, ये आप समझाओगे। उसके बाद आपको मूत्र निर्माण प्रक्रिया, मतलब कि अपना जो मूत्र होता है वो कैसे कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया यहाँ पे आपको समझानी है। मतलब कि यूरिन फॉर्मेशन, तो सिर्फ मूत्र निर्माण दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यूरिन फॉर्मेशन नहीं समझाओगे, इसमें आपको यूरिन फॉर्मेशन भी समझाना है। ठीक है, विथ रिलेटेड टू मॉडर्न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है अपना, मेनली ब्लड प्रेशर वो होता है जो अपना सर्कुलेटिंग ब्लड होता है, वो किस पे, अपने जो वॉल्स ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं, उसके ऊपर जो अपना ब्लड होता है वो प्रेशर लगाता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अपना ब्लड प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, मतलब कि पल्स प्रेशर वही होगा जो डिफरेंस किसके बीच में होगा, अपना सिस्टोलिक प्रेशर और अपना जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, अपना पल्स प्रेशर बोलेंगे। उसकी वॉल्यूम कितनी होती है वो आपको बताना है। फिर आपका मैं ना, आप जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट कैसे करोगे, वो आपको पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे समझाना है कि जो आपके बैरो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, जो आपके कीमो रिसेप्टर्स होते हैं मतलब कि केमिकल्स, उनसे आप अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। ये पूरी मैकेनिज्म प्रक्रिया आपको 10 मार्क्स में समझानी है। और बच्चों कोशिश करना जितना हो सके उतना फ्लो चार्ट से, डायग्राम से समझाने की कोशिश करना। बड़े क्वेश्चंस में पेज लिमिट, टाइम लिमिट का मेंटेन करना, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन आते आते भी उनका पेज नहीं बचने की वजह से, उनको टाइम नहीं बचने की वजह से उनका पेपर छूट जाता है। तो आप ऐसी गलती बच्चों मत करना। अगर आपको और कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर बनाए, आपको पेपर भी सॉल्व करवा दिया है। बस अब तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में इसको क्या करें, सर्कुलेट करें। ठीक है बच्चों, ताकि सबको इसका क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। और मेन चीज़, अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।